तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हमारा सेकंड पार्ट है अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है कि एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी चाहिए। उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कल लास्ट वीडियो जो अपडेट किया था उसमें किया था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ बताई थी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का आइडिया होना चाहिए। तो बहुत डेप्थ में अपने सिलेबस को एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं प्लान कर रहा हूँ आने वाले टाइम्स में कि हमें क्या अपने कोर्स में डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका सिलेबस मैंने डिज़ाइन किया है जो होगा, तो ये आपको आने वाले 3-4 साल तक अगर एम्बेडेड के फील्ड में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को प्लान करके इंक्लूड किया हूँ इस सिलेबस में। ठीक है, और इसमें आने वाले टाइम्स में अकॉर्डिंग टू द टाइम और भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जस्ट मैं प्लानिंग कर रहा था, तो उसमें सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करता हूँ ये चीज़ें। अगर आप अभी से स्टार्ट कर दो सीखना तो आपको आगे आने वाले टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एक वीडियो मैंने प्रीवियस डाल रखा था, तो उस वीडियो को जाके आप पहले देखो, उसी का ये अगला पार्ट है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी फंडामेंटल की चीज़ें कवर की थी आपके साथ कि फंडामेंटल क्या क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके पास। ये वीडियो थोड़ा सा उससे हट के है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे जाकर के चीज़ों को डिस्कस करूंगा कि क्या और भी स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आपको आई टैब में मिल जाएगा वो वीडियो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसको आपका लिंक मिल जाएगा, तो आप जा करके वो देख सकते हो, या तो हमारा आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एम्बेडेड का। ठीक है, तो उसमें जा करके आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो आपको बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तक डिस्कस किया था कि कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बेसिक SPI, UART, I2C, मॉडबस, RS485, RS232, CAN प्रोटोकॉल, ये सब का आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद मैंने बात किया था कि आपको सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें नंबर ऑफ पिन्स कम पड़ जाती है, सो हम उन पिन को कैसे यूज़ करेंगे कि हम और भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल हम और भी मल्टीप्लायर उसके बना सकते हैं पिन्स के। ठीक है, तो उसके लिए सीरियल इन पैरेलल आउट या पैरेलल इन सीरियल आउट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो आज की वीडियो में उसी का मैं आगे डिस्कशन करूंगा, जो मैं स्टार्ट करूंगा अबाउट द इंटरफेसिंग से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाले टाइम से हो सकता है और भी नए नए मॉड्यूल्स हैं तो उसको इंटरफेस करके बताऊंगा, बट जो प्लान है वो ठीक है, वो अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वो सारे इंटरफेसिंग आपको पता होनी चाहिए कि हम कौन कौन से इंटरफेसिंग कराते हैं। ठीक है, डिवाइसेस को। सो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो लेट्स प्ले। सो अब जो हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द व्हाट। सो आज की वीडियो में जो मैं बात करूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक स्टार्ट डिस्कस कर दिया था, 10 टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने लास्ट डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट का क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मेजरमेंट पर्पस, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो भी होते हैं वो आपके और किसी वैल्यू को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि आपके वोल्टेज और करंट को। तो चाहे तो मैं सेंसर यूज़ करूँ या जो जहाँ से मैं डेटा लेके आ रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो मेरा डेटा आ रहा है वो आइदर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और करंट हमारा आ रहा है। ठीक है, सो दैट कि हम क्या करेंगे, हमें वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट मैथड्स होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट्स। ठीक है, तो करंट के मेजरमेंट के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, उसी तरह से वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए। सो बाय डिफॉल्ट हमें माइक्रो कंट्रोलर को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज देना होता है, और वो वोल्टेज भी कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, सो दैट कि हम क्या करेंगे उसके लिए भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग मॉड्यूल। ठीक है, सो अब जो हमारा 11th नंबर होगा वो होगा इंटरफेसिंग मॉड्यूल। इंटरफेसिंग मॉड्यूल लिखना इट्स नॉट अ गुड, बट मैं बेसिक इंटरफेसिंग के बारे में बात करूंगा। तो आपको कौन कौन से इंटरफेसिंग का आइडिया होना चाहिए, तो जो आपको इंटरफेसिंग का आइडिया होना चाहिए वो है ईथरनेट के जो होते हैं लैन के मॉड्यूल होते हैं ना, जो लैन मॉड्यूल होते हैं कैट 5 कैट 6 के केबल से हम यूज़ करते हैं ईथरनेट मॉड्यूल। आप वाईफाई वगैरह में देखे होगे, देख सकते हो यहाँ इस तरह के लैन के केबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक इंटरफेस कराने आने चाहिए, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि कौन कौन से जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जब मैं इन डेप्थ बताऊँगा कि ईथरनेट कौन से प्रोटोकॉल पर काम करता है, तो उस पर भी मैं क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज GSM। उसके बाद आता है आपका वाईफाई।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी की आईसीज, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है दैट इज मेमोरी कार्ड या मेमोरी कार्ड, या इसे मैं बोल सकता हूँ दैट इज एसडी कार्ड, ठीक है। ये चीज़ें आपको इतनी पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जीपीएस, ठीक है। जीपीएस के बाद आता है डीएसी एडीसी, डीएसी एंड एडीसी। किस तरह से एक्सटर्नल डीएसी एडीसी को हम इंटरफेस करते हैं विद आवर माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं सेंसर्स, ठीक है। सेंसर के बाद हमारे आते हैं रिले, ठीक है। रिले दोनों तरह के आप यूज़ कर सकते हो, आइदर इन मैकेनिकल और इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, ठीक है। आप दोनों के दोनों क्या यूज़ कर सकते हो, आप रिले को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने यहाँ तक बात किया था, तो इसमें आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द डेटा जो हमारे पास हम रीड करते हैं वो ईथरनेट से यूज़ करते हैं। जीएसएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर जगह वाईफाई की कनेक्टिविटी हमें नहीं मिलती है। सपोज करो मैं कोई आईओटी बेस्ड डिवाइस बना रहा हूँ और उस आईओटी बेस्ड डिवाइस में क्या है कि वाईफाई लगा हुआ है, बट होता क्या है कि कुछ जगह पे हमें नेटवर्क की इशू आती है ना, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता है। सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने सिम कार्ड से, ठीक है, हम अपने जो सिम कार्ड है हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स के आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, जीएसएम मॉड्यूल हम यूज़ कर सकते हैं और उस सिम को हम इसमें इंसर्ट करके हम सिम से क्या करेंगे, सिम कार्ड से बेसिक अपने डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट कि हम जीएसएम को यूज़ करते हैं। वाईफाई उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। वाईफाई के वायरलेस अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना है, सपोज करो मैं एक ऐसे एरिया में काम कर रहा हूँ, लाइक एक मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एक क्लस्टर मिस टोपोलॉजी में काम कर रहा हूँ, तो मिस टोपोलॉजीज में क्या होते हैं कि बहुत सारे आपके डिवाइसेस होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं वायरलेस के थ्रू, ठीक है। सो वहाँ पे ये आपको वाईफाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सपोज करो एक डिवाइस में यहाँ लगाया हूँ और एक डिवाइस में यहाँ पे लगाता हूँ और एक डिवाइस में अगर 50 मीटर्स के रेंज में लगाता हूँ, तो एक वैसे मेरे को वायरलेस मॉड्यूल की वायरलेस बेसिक वाईफाई की एक रिक्वायरमेंट होगी कि हम किस तरह से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकें, है ना, क्योंकि हर एक जगह वायर के थ्रू करना पॉसिबल भी नहीं होता है। सो वाईफाई मॉड्यूल हमारा नेक्स्ट था कि वाईफाई मॉड्यूल भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है आपका फ्लैश मेमोरी, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि सपोज करो आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो और उसकी जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग की कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। अब काफ़ी कम है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी की जो आईसी उसे किस तरह से हम इंटरफेस करा सकते हैं और अपने जो माइक्रो कंट्रोलर है मेमोरी है उसको मैं एक्सपैंड करा सकता हूँ, ठीक है। इस मेमोरी कार्ड और एसडी कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर से जो भी किस तरह से हम एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड को इंटरफेस करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड को इंटरफेस कराना, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरी कंडीशन, एवरी सिचुएशन। सपोज करो आज जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक एग्रीकल्चर का अगर मैं प्लॉट लेता हूँ और मेरे को उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, तो अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगाओगे तो एट प्रेजेंट क्या होगा, वो टाइम पे आपको डेटा देगा, लाइक ह्यूमिडिटी का वो देगा आपका, या सॉइल का कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सेंस करके बताएगा, वाटर लेवल का सेंस करेगा, ठीक है। फिर उसमें अगर कोई फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा देगा, बट होगा क्या, वो एक टाइम पे देगा फिर वो चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे उसको एनालिसिस करोगे, तो उसके लिए आपको एक डेटा की रिक्वायरमेंट होगी कि आप डेटा को स्टोर करो, क्योंकि हर समय एक लैपटॉप पे या एक सिस्टम पे एक बंदे को बैठाना पॉसिबल नहीं है कि वो बैठ करके हर एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा देखे फिर नोट करता रहे, है ना। उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, एक एसडी कार्ड यूज़ कर लेते हैं कि क्या होगा कि हम किस सारे डेटा जो भी हमारे पास आ रहे हैं उसे हम सारा क्या करें, रिकॉर्ड कर सकें। तो एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्टोरिंग द डेटा। अगला हमारा होता है जीपीएस। GPS is one of the most important if I am using the CAN protocol, or if I am talking about to get the current location of any पर्टिकुलर डिवाइसेस। लाइक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, सपोज करो मैं जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एग्रीकल्चर का, चलो उसी से रिलेटेड लेता हूँ। तो अगर मेरे को डिटेक्ट करना है कि कौन सा सेंसर किस जगह पे लगा हुआ है, क्या हमारा डिवाइस कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, सपोज करो मेरे थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगे हुए, तो मैं हर एक का डेटा एक पर्टिकुलर जगह पे तो नहीं चेक करूँगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, मैं जीपीएस से क्या करूँगा, उस एरिया को ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे जीपीएस हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से एडीसी डीएसी का हम यूज़ कर लेते हैं, फिर सेंसर हैं, रिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके बहुत सारी इसमें डिस्कशन है, तो धीरे धीरे करके मैं क्या करूँगा, उस चीज़ों को डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दैट इज आइसोलेशन। नेक्स्ट पार्ट इज आवर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल जो दो तरह के जो हमारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो हम दोनों को किस तरह से सेपरेट रख सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबाउट द आइसोलेशन, ठीक है। तो आइसोलेशन बहुत जगह यूज़ होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है बेसिक सेपरेशन, कि हम कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में किस तरह से हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, तो उसके लिए आइसोलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर पीसीबी की बात करता हूँ तो आइसोलेशन इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी,
प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट से जो भी मॉइस्चर्स वगैरह आ रहे हैं उससे क्या करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर अगर आप स्टडी आपको करना कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि एक एम्बेडेड के जो हार्ट माने जाते हैं कि एम्बेडेड का जो हार्ट है वो है एक माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% हम जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है 8, 16, 32 एंड 64 बिट, इतने का आपको स्टडी करके रखना है कि ये किस तरह से काम करते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट के SD का माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है दैट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद जो 14th हमारा आता है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हर एक चीज़ को इंटरफेस करा के आप एक सर्किट तो डिज़ाइन कर सकते हो, बट आपको यू नो अबाउट द टेस्टिंग। सो आपको टेस्टिंग जब करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लाइक अगर आपने अभी सपोज करो जैसे कि मैंने GSM को इनबिल्ट कर दिया, GSM इंटरफेस करा दिया, अब मुझे उसकी टेस्टिंग करानी है, टेस्टिंग करनी कि एक्चुअल वो GSM काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग की स्किल्स चाहिए कि मैं प्रोग्राम करके टेस्ट कर सकूँ। मतलब आप किसी और पर डिपेंड ना रहो कि वो प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, कि मैं किसी और पर डिपेंड हूँ कि मैं सर्किट बना के दूंगा, वो प्रोग्राम करेगा और क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वो प्रोग्राम वो पहले सर्किट को समझेगा, पूरा सर्किट को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कौन सा कनेक्शन क्या हो रहा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग कोड देखेगा, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो दैट इज़ मच बेटर आप उस चीज़ों आप ही खुद से हार्डवेयर बनाओ और उसका खुद ही से आप उसकी प्रोग्रामिंग करो, सो दैट कि आपका कम टाइम में आपका ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये 14 था। तो इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए, तो बेसिक है आप C कर सकते हो एंड C++ में आप जा सकते हो, पाइथन कर सकते हो आप, एंड देन यू कैन सिलेक्ट दैट इज़ पर्ल। पर्ल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड TCL, ठीक है। आप इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कर सकते हो कमांड, बट मैं बोलूँगा कि अगर आपको C और C++ पे भी अच्छी कमांड है, दैट इज़ इनफ फॉर यू, दैट इज़ इनफ फॉर यू एटलीस्ट अराउंड द 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। जब तक आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है तो C++ इज़ इनफ है फॉर द टेस्टिंग ऑफ योर सर्किट, ठीक है। सो इतना काफ़ी होता है। सो अब आगे बात करते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आपको 14 तक बताया, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर PCB डिज़ाइनिंग के बारे में, ठीक है। तो चलो देखता हूँ उसके बारे में भी। अगला जो है हमारा वो है हमारा 50 नंबर का जो अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा। तो 50 नंबर में आपको जो पता रखना है वो रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी लेवल पे काम करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सीखने हैं, तो आपको लाइनेक्स पे जाना है एंड विंडो पे, ठीक है। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको लाइनेक्स और विंडो पे काम करना है, क्योंकि ये दो ही मोस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो लाइनेक्स आप बोल सकते हो या बहुत लोग इसे लिनक्स भी बोलते हैं, तो बोथ आर करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो आप लिनक्स भी बोलो या लाइनेक्स बोलो, और उसके बाद आपको विंडो पे। लिनक्स थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें कंप्लीटली जो यूज़ होता है वो कमांड का यूज़ होता है। इसमें कोई भी आपको स्क्रॉल करने का या फिर आपको कुछ कोई फाइल ओपन करनी है तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे कंप्लीटली कमांड के थ्रू ही आप करते हो, ठीक है। जस्ट लाइक आप विंडोज़ में CMD को यूज़ करते हो ना, कमांड प्रॉम्प्ट को जब यूज़ करते हो CMD में, उसी तरह से आपके लाइनेक्स पे भी काम होता है, ठीक है। पूरे कमांड का ही काम है। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है डेवलपमेंट बोर्ड। इसके बाद आप कोशिश करो काम करना डेवलपमेंट बोर्ड पे। डेवलपमेंट बोर्ड करने का ये मतलब नहीं है कि आपको डेवलपमेंट बोर्ड को डिज़ाइन करना है, या बट वो भी टाइम आएगा कि आप करोगे, ठीक है। बट अभी जो आपको करना है वो बेसिक सीखना है इसके साथ। तो डेवलपमेंट बोर्ड में आप कौन कौन सा कर सकते हो, आप ESP32 ले सकते हो, या जो भी आप वर्जन लेना चाहो। उसके बाद आप ESP के बाद आप जा सकते हो आर्डिनो पे, और आर्डिनो पे कोशिश करना आप मेगा पे काम करना, ठीक है। आर्डिनो में आप यूनो ना सिलेक्ट करो तो ज़्यादा बेटर है, आप मेगा पे सिलेक्ट करो क्योंकि ये भी 32 बिट का है। उसके बाद आप जा सकते हो दैट इज़ STM32 पे। STM32 का भी आप डेवलपमेंट बोर्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि इंटरफेसिंग किस तरह से हम करते हैं। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो करेंगे रास्पबेरी पाई पे भी आप जा सकते हो बेसिक, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आप ESP32 यूज़ कर रहे हो या कोई माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि ESP32 भी एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है।
प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर सपोज करो कोई आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाने हैं, ठीक है, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आपको काम करना है जिसमें आपको डिस्प्ले की भी रिक्वायरमेंट है। सपोज करो आप एक टच स्क्रीन को एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको पूरा एंड्रॉयड को फीचर को ऐड ऑन करना है, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी रास्पबेरी पाई की। तो रास्पबेरी पाई बेसिक वहाँ पे वही काम करेगा आपका कि एक ओएस आपको मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप क्या कर सकते हो, अपने फंक्शनैलिटी को ऑपरेट करा सकते हो। उसमें एंड्रॉयड आप चला सकते हो, विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हो, है ना। बेसिक विंडो तो नहीं चलता इसमें या तो आप डेस्बियन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, LSI का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और टर्म होता है। इसके बाद जो हमारा सिलेबस का जो नेक्स्ट आता है, अब हम आएंगे थोड़ा सा जो हम समझेंगे वो आएंगे पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और पीसीबी डिज़ाइनिंग में मैं पूरा चीज़ें आपको बताता हूँ कि पीसीबी डिज़ाइनिंग में अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो अब जो हम आएंगे वो आएंगे पीसीबी डिज़ाइन पे, ठीक है, पीसीबी डिज़ाइन पे। तो पीसीबी डिज़ाइन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए आपको पहले फंडामेंटल जो है वो थ्योरी को समझना है। तो पहला इसमें आपको जो समझना है वो समझना है अबाउट द थ्योरी। अब थ्योरी कहने का क्या मतलब, बोलो इसे थ्योरी का क्या मतलब होता है। देखो यार, ऐसा होता है ना कि थ्योरी में पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल चीज़ें आप बहुत चीज़ों को आपको पता है, ठीक है। अलग बात करूँगा कि आप वाया किस तरह से यूज़ करते हो आपको पता होगा, कॉपर पोर किस तरह से यूज़ करते हैं आपको पता होगा, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉपर पोर कितने तरह के होते हैं, हर कॉपर पोर का क्या मतलब होता है, कॉपर पोर में थिकनेस क्या होनी चाहिए, है ना। कॉपर पोर का एक स्टैंडर्ड थिकनेस क्या होता है कि एक ट्रेसेस से हम कितना थिकनेस ले सकते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद अगर बात करता हूँ तो कॉपर पोर और ट्रेसेस के बीच में क्लियरेंस कितना होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, कॉपर पोर और आपका जो ट्रेसेस होता है उसके बीच में क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ें। तो थ्योरी में आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, एक है वायास, ठीक है, वायास बोल सकते हैं, एंड देयर टाइप्स, ठीक है। उसी तरह से आपको कॉपर पोर के बारे में पढ़ना है, कॉपर पोर के बारे में पढ़ना है एंड देयर टाइप्स, ठीक है, सेम इट इज होगा। उसके बाद आपको स्टडी करना है अबाउट द फंडामेंटल ऑफ पीसीबी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पीसीबी। फंडामेंटल ऑफ पीसीबी का क्या मतलब है, तो पीसीबी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, सिल्क स्क्रीन क्या होता है ना। उसके बाद आपके जो सबस्ट्रेट होते हैं, एपॉक्सी होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करनी है बेसिक। तो इसमें बेसिक जो आपको स्टडी करनी है वो क्या करनी है, तो उसके बारे में अगर बात करता हूँ तो आप बेसिक देखोगे सबस्ट्रेट के बाद आप जाओगे यहाँ पे सिल्क स्क्रीन। उसके बाद आप जो स्टडी करोगे वो देखने वाले हो कि कॉपर का क्या थिकनेस है, कॉपर के बारे में आप समझोगे कॉपर का क्या थिकनेस है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि नंबर कितने लेयर के आप पीसीबी बनाना चाहते हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको फंडामेंटल यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप थ्योरी में और क्या पढ़ोगे, तो बेसिक्स अबाउट द लेयर्स, ठीक है, बेसिक्स अबाउट द लेयर, टाइप्स ऑफ लेयर्स, ठीक है, कि सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है, डबल लेयर क्या होता है, मल्टी लेयर की पीसीबी क्या होते हैं, ठीक है। अगर मुझे 7 लेयर की पीसीबी डिज़ाइन करनी है तो उसकी क्या मीनिंग होगी। तो ये सब टाइप्स, ये सब क्या है, आपको टाइप्स बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पीसीबी आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पीसीबी लाइक रिजिड पीसीबी क्या होती है, सिंगल टाइप पीसीबी क्या होती है, 2 लेयर पीसीबी क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल पीसीबी क्या होती हैं, रिजिड पीसीबी क्या होती हैं, क्योंकि हर एक पीसीबी का एक अलग अलग रोल होता है। कुछ पीसीबी जो होती हैं जो आपके प्लास्टिक पे प्रिंटेड होती हैं, जैसे कि बात करूँगा अगर मेरे को एक रैम को इंटरफेस कराना है अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ, उसके लिए मैं रिजिड पीसीबी की तरफ जाऊँगा। एरोस्पेस में अलग अलग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पीसीबी के उसमें जाने के बाद अब जो आप स्टडी करोगे वो चीज़ें आप क्या स्टडी करोगे, तो उसके लिए आपको है डिज़ाइन रूल, ठीक है, डिज़ाइन रूल। अब डिज़ाइन रूल का मतलब क्या होता है, तो डिज़ाइन रूल में आने से पहले आपको ये देखना है कि डिज़ाइन रूल क्या कहता है, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो आप एक रॉड पहले एक सबसे पहले आपका होगा प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा कि प्रोजेक्ट होने क्या वाला है। उसके बाद आप कंपोनेंट का सिलेक्शन करोगे, कंपोनेंट
कंपोनेंट का सिलेक्शन करोगे, कंपोनेंट सिलेक्शन करने के बाद आप एक रॉ डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद फिर आप स्कीमेटिक्स बनाओगे, उसके बाद आपको कोई फुटप्रिंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आप करोगे, अदरवाइज आप पीसीबी बनाओगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेसिक कि क्या फ्लो डायग्राम होता है, बेसिक एक डिज़ाइन रूल जो कहते हैं पीसीबी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो अब जो मेरा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है, वो जाता है अबाउट द पीसीबी डिज़ाइन, मैंने बताया। अब थोड़ा सा जो आपको ये चीज़ें देखनी है कि वो क्या है, तो अब इसमें जो आपको अब जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाली पार्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे कि अब कौन कौन सी चीज़ें आपको और यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आओगे तो वहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो फोकस करना है एक स्कीमेटिक्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ोगे स्कीमेटिक्स डिज़ाइन करना पढ़ोगे, पीसीबी के लेयर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, पीसीबी के लेयर को किस तरह से यूज़ करते हैं, फिर ये सब बेसिक चीज़ें आप यूज़ करोगे, डिफरेंट लेयर्स आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब डिफरेंट लेयर्स को यूज़ करना स्टार्ट करोगे, लाइक बात करता हूँ तो वी स्कोरिंग क्या होता है, रैट लाइन क्या होते हैं, है ना। तो इस तरह के बेसिक टर्म्स आते हैं। बोर्ड कटआउट क्या होता है, बोर्ड कटआउट क्या होता है, तो फिर बोर्ड आउटलाइन क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी इसके अंदर में फीचर आते हैं, तो ये सबको आपको पता होना चाहिए, आपको यूज़ करने आना चाहिए कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये सारे बेसिक चीज़ें सीख जाओगे तो अब आते हैं एडवांस पीसीबी में, ठीक है। एडवांस पीसीबी में, तो एडवांस पीसीबी में क्या आपको सीखना है, तो वो आपको जाना है आरएफ बेस्ड पीसीबी, ठीक है। उसके बाद आपको आना है एंटीना डिज़ाइन, ठीक है। एक वर्चुअल एंटीना, जैसे आप ईएसपी का बोर्ड देखते हो तो उसमें एक वर्चुअल ऊपर में एंटीना पीसीबी में ही होते हैं, तो वो कैसे एंटीना को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आना है सिग्नल इंटीग्रिटी में क्या होता है कि डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं, उसको किस तरह से मर्ज करना है या फिर हमें नॉइज सिग्नल्स को कैंसिल करना है। सपोज़ करो एक हमारा यहाँ से 5 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल हमारा यहाँ से एसी आ रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट एसी आ रहा है, ठीक है, ये आरएमएस में होगा बेसिक। उसके बाद सपोज़ करो कोई आपका इस तरह से एक नॉइज़ आया, तो अब इस सभी को अगर मुझे रिमूव करना है तो वो क्या प्रोसेस होगा, तो वो सिग्नल इंटीग्रिटी में हम सिग्नल्स को क्या करते हैं, बेसिक एनालिसिस करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद और अगर इसमें मैं जाता हूँ तो इसके बाद जो फिर आपका आएगा अगला पार्ट होगा, तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई पीसीबी में कि आप बेसिक और थोड़ा सा एडवांस पीसीबी में किस तरह से काम कर सकते हो। जो मैंने एनालिसिस किया मैं उस पर ही केवल डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो थोड़ा सा और बात करूँगा, क्योंकि देखो ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है। रीज़न ये है कि इस वीडियो में मैं नहीं चाह रहा कि इस वीडियो को मैं एक और पार्ट में लेकर के जाऊँ, सो दैट कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी वीडियो में सारा चीज़ों को डिस्कस कर दूँ, ठीक है। इसके बाद जो अब आपका आएगा वो आ जाएगा कि आपको उसके बाद आएगा दैट इज़ टू क्रिएट अ बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है कि पीसीबी में ही कि बिल ऑफ मटेरियल मीन्स व्हाट, दैट इज़ बॉम्ब। हम बॉम्ब किस तरह से क्रिएट करते हैं ना अपने एक पीसीबी डिज़ाइन में, तो बॉम्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स दैट व्हाट इज़ द मीन्स व्हाट, दैट इज़ अ बिल ऑफ मटेरियल। इसके बाद पीसीबी में एक और आता है गर्बर फाइल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गर्बर फाइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जब जाएगा तो गर्बर फाइल ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अच्छी आइडिया होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पीसीबी पैनलाइजिंग।
पीसीबी पैनलाइजिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर मुझे सपोज करो कि एक सीट है A4 साइज का, अगर मेरे पास पीसीबी है, मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरे को मल्टीपल पीसीबी मिले, ठीक है। मतलब एक छोटा सा इतना साइज का अगर मेरा एक 10 mm का अगर एक पीसीबी है, मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं पूरा एक A4 साइज का सीट को यूज़ कर लूँ, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक ही पीसीबी को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करूँगा। बट तो वो कैसे होगा, उसको उस जो टेक्निकल टर्म होता है उसे हम बोलते हैं पैनलाइजिंग। तो हम किस तरह से पैनलाइजिंग करेंगे सेम सर्किट को, या हम किस तरह से पैनलाइज करेंगे डिफरेंट सर्किट्स को, जो हमारे पास अलग अलग तरह के सर्किट्स बने हुए हैं, उनको एक जगह इंप्लीमेंट करके लेके आना, ठीक है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बेसिक इतना है अबाउट द पीसीबी। इसके बाद एक टर्म और अगर जोड़ूंगा तो पीसीबी की सोल्डरिंग, पीसीबी की ट्रबल शूट, पीसीबी की ट्रबल शूटिंग मीन्स व्हाट, कि आपका जो पीसीबी मैन्युफैक्चर होने के बाद आया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक कंपोनेंट इधर उधर नहीं लग गए हैं, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट जो है वो अच्छी है, क्लियरेंस जो आपने दे रखा है कॉपर पोर, ये सब उस सब के बीच में अच्छी है, ट्रेसेस जिस हिसाब से आपने डिज़ाइन किया था क्या वो सारी चीज़ें सही हैं। तो ये सभी चीज़ें ट्रबल शूट करनी आपको आनी चाहिए। उसके बाद जब पीसीबी सोल्डरिंग आपको करनी आनी चाहिए कि किस तरह से पीसीबी में हम डिफरेंट टाइप्स लाइक SMD हैं, THT टाइप हैं, तो इसको किस तरह से सोल्डिंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका आपको ट्रबल शूट करना है, क्योंकि जब पीसीबी अब बन जाएगी फाइनल, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा। तो क्योंकि ये मैंने इसलिए इतने सारे चीज़ को डिस्कस किया, क्योंकि इसका रीज़न ये है सिंपल सा, कि इसको डिस्कस करने का सिंपल सा रीज़न बेसिक ये है कि आपने एक हार्डवेयर को मैंने इनिशिएट किया था शुरू से कि एक सर्किट को डिज़ाइन करना बेसिक, वहाँ से जो कॉन्सेप्ट चल करके आया वो आपने कहाँ तक फाइनल किया, आपने प्रोटोटाइप बनाया, आपने टेस्टिंग की, उसके बाद आपने फाइनल जो था आप ट्रबल शूट किए, पीसीबी बन के आ गई, सोल्डिंग कंपोनेंट कर दिए, कंपोनेंट को सोल्डिंग कर दिए, उसके बाद आपने ट्रबल शूट किए, तो आपका प्रोडक्ट एक फाइनल स्टेज पे हो गया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट एक फाइनल स्टेज पे हुआ। तो बेसिक एम्बेडेड सिस्टम का, एम्बेडेड इंजीनियर का काम यही होता है कि एक प्रोडक्ट को कहाँ से सोचना है और कहाँ पे लाके उसे एंड करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है उसे डिज़ाइन किया था, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी टाइम टू टाइम ऐड ऑन होती जाएंगी, बट मैंने इसलिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर की कि अभी आने वाले टाइम्स में आप इन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पूरा कोर्स बनाया, जितना मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में, ये मोर देन 250 आवर्स का कोर्स है, ठीक है, ये मोर देन 250 आवर्स का कोर्स है, ठीक है, एम्बेडेड का। इतना आसान नहीं है कि चीज़ों को समझना, चीज़ों को बताना कि लेक्चर में आए बता दिया आपको, क्योंकि इसमें पूरा प्रैक्टिकल और हर चीज़ आपको करके बताना है, आपको कि डाउट क्लियर करना है, जो भी आपको इंटरफेस या सब उसको आप GSM इंटरफेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद तो किस तरह से उसको ट्रबल शूट करना है ना, तो वो डिस्कशन करके हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये कोर्स बहुत ही लंबा है, तो आप अभी से स्टार्ट करो पढ़ना। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, ट्रांजिस्टर के बारे में है, पूरा डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर के बारे में वीडियो पड़ी हुई है, उसके बाद मॉसफेट की वीडियो पड़ी हुई है ना, बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, SPI, I2C, UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपके साथ जो केवल सिलेबस को डिस्कस किया, उस फर्स्ट पार्ट के वीडियो को मिला के और इस पार्ट के जो पूरा टाइम ड्यूरेशन मिला के लगभग ये गया है। तो ये जो है ये 40 to 45 मिनट का सोचो केवल सिलेबस का डिस्कशन है। तो जब मैं इसे इंप्लीमेंट करूँगा, जब इसकी कोर्स आएगी, तो समझ लो कितना जाएगा। मैंने ये मिनिमम टाइम लिया है 250 आवर्स का, बट हाँ ये आने वाले टाइम्स में और बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है, इसमें चीज़ें ऐड होंगी। और एक बार जब आप इस कोर्स में इनरोल होगे, जब मैं ऐसा प्लान करूंगा, अभी तो कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है, तो जब भी आप इस कोर्स में इनरोल करोगे तो आपको लाइफ टाइम उसका फ्री एक्सेस मिलने वाला है। उससे फ़ायदा क्या होगा, कोई भी चीज़ें नई अपडेट आती रहेंगी, वो सारी की वीडियो बनती रहेंगी, आप देखते रहो, देख सकते हो पूरी चीज़ें, ठीक है, वो कंप्लीट फ्री होगी। जो भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती जाएगी तो वो हमेशा के लिए आपके लिए रहेगी, और चीज़ें हमेशा अपडेट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कोर्स में बन गया, जो पढ़ा दिया गया बस वही है, ठीक है। तो वो चीज़ें अपडेट होती रहेंगी टाइम टू टाइम, ठीक है, और उसके पे काम होता रहेगा और वो आपको एक्सेस मिलता रहेगा, आप देख सकते हो उसे, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।